नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आरजे ग्लोबल स्टडी में। दोस्तों आइए आज कक्षा 10 के विषय भौतिकी का पहला चैप्टर का लगभग ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। दोस्तों मैंने आपको न्यूमेरिकल में बताया था कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी F बराबर R/2 एक आधी होती है। समझिए सूत्र F बराबर R/2 लिखा है, तो यानी R/2 यानी R का आधा। F बराबर R/2 के अनुसार किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। किसी वस्तु का आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, सभी दर्पण में। याद रखिएगा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब कर रहा है, यानी बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण बनता है आइए समझते हैं। ऑप्शन ए, देखिए अवतल दर्पण ही एकमात्र ऐसा दर्पण है जो वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखने पर उसका बड़ा और आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण हमेशा बराबर, उत्तल दर्पण हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश की एक किरण समतल दर्पण में 60 डिग्री का कोण बनाती है और बनाते हुए टकराती है, तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा। यानी आने वाला कोण 60 डिग्री है, तो परावर्तन कोण क्या होगा, ये आइए समझते हैं। ऑप्शन है 60 डिग्री, ऑप्शन है 30 डिग्री, ऑप्शन है 45 डिग्री, ऑप्शन 90 डिग्री। दोस्तों आंसर होगा 30 डिग्री। आइए कैसे होगा समझते हैं। उत्तर होगा 30 डिग्री। इसी समतल दर्पण की सतह से 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो आपतन कोण यानी दर्पण के अभिलंब और किरण के बीच का कोण 90 - 60 डिग्री होगा। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए परावर्तन कोण 30 डिग्री होगा। यदि किसी वस्तु के एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है, अभी समझ लीजिए प्रतिबिंब सीधा बनता है, किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है। दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो वह दर्पण कौन सा होगा। समतल, अवतल, उत्तल, समतल। ऑप्शन ये 2 बार हो चुका है, ये गलत है, यहाँ दूसरा दर्पण होना चाहिए था। ठीक है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कौन सा आंसर याद रखिएगा दोस्तों। इसका आंसर होगा बी, अवतल दर्पण। कैसे आइए समझते हैं। अवतल दर्पण याद रखिएगा, केवल अवतल दर्पण ही एक ऐसा दर्पण है जो वस्तु की स्थिति बदलने पर सीधे और आभासी तथा उल्टे वास्तविक काल्पनिक बनाते हैं। समतल और उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। याद रखिए दोस्तों। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण को उपयोग किया जाता है, आइए दोस्तों समझते हैं। साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर, यहाँ मिरर दिया हुआ है लेकिन ऑप्शन में लेंस दे दिया है, तो ये दोनों, ये तो नहीं होगा, तीन में कोई नहीं। इसका आंसर होगा इसमें कोई नहीं। लेकिन दोस्तों याद रखिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आइए इसका कुछ व्याख्या समझते हैं। कोई नहीं, नॉट। वाहनों में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, लेकिन विकल्पों में उत्तल लेंस और अवतल लेंस दिया गया, इसलिए यह सही नहीं है। इनमें कोई विकल्प नहीं होगा। तो क्या वाहनों के साइड मिरर पीछे देखने के आईने के रूप में हमेशा उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह हमेशा सीधा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे पीछे की सारी वस्तुओं का चित्र एक ही आईने में बढ़िया से दिखाई देता है। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, परवलयिक दर्पण। दोस्तों इसका आंसर होगा ए, उत्तल दर्पण। आइए व्याख्या कुछ समझते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। यह सूर्य की समांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देती है, जिससे वहां अधिक ऊष्मा एकत्रित हो जाती है, यानी उत्पन्न हो जाती है। गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? याद रखिएगा दोस्तों, ध्रुव के किसी भी नियत बिंदु से वक्रता केंद्र से फोकस से, याद रखिएगा ध्रुव से होगा। आंसर है ध्रुव के। चिन्ह परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण में सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव यानी पोल को मूल बिंदु मानकर वहां से दूरियां मापी जाती है। अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, यानी एफ पर बनता है, उसका आवर्धन क्या होगा। दोस्तों अगर किसी वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब एफ पर ही बनता है, ये तो सत्य है। उसका आवर्धन क्या होगा, आवर्धन याद रखिएगा दोस्तों छोटा होगा, क्योंकि वस्तु अनंत में प्रतिबिंब एफ पर बनता है, तो बिंदु साइज होगा, यानी एम का जो मान होगा वह 1 से छोटा होगा। आइए इसका व्याख्या समझते हैं। जब वस्तु अनंत पर होती है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बहुत ही छोटा बिंदु मात्र बनता है, क्योंकि प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बहुत छोटा होता है, इसीलिए आवर्धन का परिमाप 1 से बहुत कम होगा। वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए यह मान ऋणात्मक होता है। याद रखिएगा। सर्च लाइट का परावर्तन सतह होता है। सर्च लाइट जो आप लोगों को स्ट्रीट लाइट रोड साइड में लगा रहता है, सरकार के द्वारा लगाया जाता है फ्री में,
तो उसका सर्च लाइट का पार्श्व क्या होता है? उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है, उत्तल और अवतल दोनों होता है। इसका आंसर दोस्तों बी होगा, अवतल दर्पण होगा। देखिए, सर्च लाइट या गाड़ियों के हेडलाइट में बल्ब को अवतल परावर्तक के फोकस पर रखा जाता है, जिससे निकलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के बाद शक्तिशाली समांतर किरण पुंज के रूप में दूर तक फैल जाती है और आगे की सारी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। केवल आभासी कह दिया, याद रखिएगा, समतल और उत्तल होगा। तल और उत्तल। व्याख्या: समतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों ही किसी भी स्थिति में वस्तु का केवल केवल आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब तथा सीधा प्रतिबिंब ही बनाते हैं। अवतल दर्पण वास्तविक आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? आइए समझते हैं। समतल दर्पण कह दिया, याद रखिएगा दोस्तों, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण को हमेशा याद रखिएगा। इसे प्रकृति कहते हैं। वास्तविक होता है, वास्तविक और सीधा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, आभासी और बराबर होता है। याद रखिएगा दोस्तों, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कभी भी वास्तविक नहीं बनेगा और ये तीनों ऑप्शन है वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक दिया हुआ, इसलिए इसका आंसर होगा आभासी और बराबर। आभासी था बराबर। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी और वास्तविक आकार का बिल्कुल बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? ये बहुत छोटा क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में आता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। आइए कौन कौन सा होता है ये भी बताते हैं। प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं, इसको आइए समझते हैं। देखिए, प्रकाश परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होते हैं, याद रखिएगा। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खिंचा गया विलंब तीनों एक ही तल पर। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्र त्रिज्या के बीच संबंध होता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार आता है। तो हम आपको सूत्र लिखाए थे एफ बराबर आर बाई टू। एफ बराबर आर बाय टू। आप देख लीजिए ये किस पे बैठ रहा है। एफ बराबर आर बाई टू यहाँ दिया हुआ ऑप्शन सी में, क्योंकि यहाँ आर बराबर एफ बाई टू है। एफ आर बराबर होता ही नहीं, आर बाय टू आर होता ही नहीं, एफ बराबर आर बाय टू होता है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए एफ बराबर आर बाई टू यानी आर बराबर टू एफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है। क्वेश्चन, परावर्तन के नियम के अनुसार निर्धारित होती है। याद रखिए, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है, इनमें कोई नहीं। याद किया दोस्तों, इसमें हम नियम लिखाए थे, अभी भी आपको बताए पीछे क्वेश्चन में। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन के प्रथम नियम के अनुसार आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के नियम के बराबर होता है। हवा यानी निर्वात में प्रकाश चालू होती है। याद रखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार आता है, मैं आपको बार बार रिपीट करूंगा कि ये क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। इसका आंसर होगा ए, आंसर होगा बी, आंसर होगा सी, आंसर होगा डी। कौन सा? देखिए, इसमें आंसर जो दिया गया है सब में 3×10⁸, 3×10⁸, 3×10⁸। एक जो फर्क है बस इसका जो यूनिट दिया हुआ है इसका। याद रखिए दोस्तों, इसका आंसर हर हमेशा होता है मीटर बाय सेकेंड। सही उत्तर है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में यानी वैक्यूम में हवा में प्रकाश की गति लगभग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? व्यास यानी डी क्या कहलाता है? यह गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। आइए समझते हैं इसको डीप नॉलेज में। गोलीय दर्पण का द्वारक व्याख्या: दर्पण के परावर्तन के पृष्ठ व्यास दर्पण को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करके मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? याद, पहला ऑप्शन है समतल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण, तीसरा उत्तल दर्पण, इनमें कोई नहीं यानी इनमें सभी। इनमें सभी तो नहीं होगा, क्योंकि बड़ा प्रतिबिंब बनाना है और ये दोनों बड़ा बनाता नहीं है, ये दोनों तो कट गया, इनमें कोई नहीं, तो होगा आंसर बी, ऑप्शन बी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जब वस्तु के बिल्कुल पास होता है तो उसका प्रतिबिंब सीधा बड़ा बनता है, इसलिए डेंटल क्लिनिक वाले यानी डेंटिस्ट का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उसका प्रतिबिंब प्रकृति क्या याद, वास्तविक और उल्टा बनता है। वास्तविक और उल्टा। ऋणात्मक आवर्धन का मतलब है कि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, जो हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जिसके बाद त्रिज्या 32 cm हो, तो उसका एफ क्या होगा? याद रखिए, एफ बराबर आर बाई टू सूत्र होता है और आर का मान आपको दिया गया है 32। 32 उसका आधा यानी 16 cm। याद है, लेकिन उत्तल दर्पण दिया है तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी प्लस होता है। याद रखिएगा, एक ही चीज उत्तल दर्पण का मान होता है, वो होता है यू। यू बराबर वन होता है, यू का चर्चा है नहीं, इसलिए इसका ऑप्शन सी होगा 16 cm। 8 cm होगा ही नहीं,
माइनस ये तो कट गया डायरेक्ट। चिन्ह परिपाटी दर्पण के सामने रखे गए, दर्पण के सामने रखा रहता, उसको धनात्मक कहेंगे या ऋणात्मक कहेंगे, या कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक कहेंगे। जब कभी भी लिखा रहे कि चिन्ह परिपाटी दर्पण के सामने, तो याद रखिए हर में सवाल ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है और बाईं ओर मापी गई दूरी हर हमेशा ऋणात्मक होती है। निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस, याद रखिएगा समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें कोई नहीं। उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हर हमेशा धनात्मक होता है, याद रखिएगा दोस्तों। ये क्या लिखा है? चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के पीछे बाईं ओर होता है, इसलिए इसकी फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। दर्पण आमतौर पर वाहनों के पीछे देखने के लिए मिरर के रूप में किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, समतल, उत्तल, अवतल, अवतल, लेंस। तो दर्पण में तो तीन ही है, तो लेंस तो कट ही गया, लेंस का उपयोग किया ही नहीं जाता, क्योंकि लेंस का अधिकतर चश्मा उपयोग किया जाता है। समतल तो होगा ही, अगर समतल दर्पण होगा तो जितना जितना बड़ा आदमी नीचे पीछे रहेगा उतना बड़ा वो आईना में समा नहीं सकता है। अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब तो ये होगा नहीं, तो होगा इसका उत्तल दर्पण। ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिससे ड्राइवर को पीछे का एक बहुत बड़ा क्षेत्र आसानी से दिखाई देता है और ड्राइविंग बहुत बढ़िया से कर पाता है। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का बिंब सीधा प्रतीत होता है, तो दर्पण कोण अगर सीधा बनेगा तो याद रखिएगा दोस्तों, अब समतल होगा, समतल अथवा उत्तल होगा, केवल उत्तल होगा, केवल अवतल होगा। याद रखिए सीधा कहा है तो समतल भी होगा, उत्तल भी होगा। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण दोनों ही वस्तु की स्थिति चाहे जो भी हो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल दर्पण में केवल एक ही स्थिति में सीधा प्रतिबिंब बनता है, बाकी सब में उल्टा बनता है। किसी कार का अग्रदीप से परिवृत्त दर्पण निम्नलिखित में कौन सा, यानी अग्रदीप हेडलाइट को कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? अवतल, समतल, उत्तल, उत्तल, समतल। याद कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। कार की हेडलाइट में बल्ब को अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखा जाता है, जिससे प्रतिबिंब के बाद प्रकाशीय किरणें एक शक्तिशाली समांतर किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक फैलती है। प्रकाशीय किरणें गमन करती है, याद रखिए दोस्तों ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। सीधा गमन करता है, टेढ़ा किसी भी दिशा में, उपयुक्त सभी दिशा में। दोस्तों याद रखिएगा, अगर हम टॉर्च से लाइट भी जलाते हैं तो वह सिर्फ सीधा ही जाता है, टेढ़ा मेढ़ा करके आपको दिखाएगा नहीं, वह सीधा जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका आंसर होगा सीधा। प्रकाश हमेशा एक सरल या सीधी रेखा में गमन करते हैं, जिसे प्रकाश का ऋजु रेखीय संचरण कहते हैं। ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो खुद बन चुका है और बाकी का क्वेश्चन जो बच गया है मैं अगले वीडियो में लेके आऊँगा।